अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो सिक्स्थ सेमेस्टर थीम्स इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन जो आपका सेकंड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है अमेरिकन रेवोल्यूशन। कुछ लोगों की वजह से मैं ये बना रहा हूँ क्योंकि उनको थोड़ी दिक्कत आती है इस सेकंड यूनिट में, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कवर दिस यूनिट इंशाल्लाह। सो आज जो हम अमेरिकन रिवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले अमेरिकन रिवोल्यूशन मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताऊंगा। पहले मैं आपको जो इसमें टर्म्स आएंगे आपको वो सब क्लियर करूंगा, उसके बाद हम जो ये रिवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अमेरिकन रिवोल्यूशन बेसिकली किसके बीच में हुआ? ये होता है ब्रिटेन वर्सेस 13 कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन इन नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा ब्रिटेन वर्सेस 13 कॉलोनीज। एक साइड से ब्रिटेन होता है और दूसरे साइड से 13 कॉलोनीज होती है। किन की? ब्रिटेन की ही 13 कॉलोनीज होती है। कहाँ पे होती है? नॉर्थ अमेरिका में। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन मैं आपको नहीं होने दूंगा कन्फ्यूजन, ठीक है। 13 कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन इन नॉर्थ अमेरिका का मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। आप समझो कि ब्रिटेन एक घर है, मतलब एक घर है, एक फैमिली है, टोटल फैमिली ब्रिटेन है। जो इसमें मतलब फादर एंड मदर हैं, उनके मतलब 13 जो है बेटे हैं। ब्रिटेन के 13 बेटे हैं अभी ब्रिटेन में। तो जो ये 13 बेटे हैं, ये जब बड़े होते हैं, शादी करते हैं, अब ये सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है घर में। हम किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे, मतलब अब हम अपने घर से अलग जाएंगे, कहीं दूर बच जाएंगे, ठीक है। तो ये है मतलब 13 कॉलोनीज। ये होते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन से ये भाग जाते हैं और कहाँ बसते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। जैसे हमारे घर मतलब जो बेटे होते हैं वो शादी मतलब उनकी जब शादी होती है, जब शादी के 3 साल 4 साल बाद वो अलग बसते हैं, अपना घर बनाते हैं। तो ऐसा ही हाल है यहाँ पे। जो ये 13 कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन होते हैं, ये कहाँ? ये ब्रिटेन के ही होते हैं और अमेरिका में जाते हैं, ठीक है। अमेरिका में जब ये जाते हैं तो लेकिन वहाँ पर एक खुद मतलब जो मतलब इनका गवर्नमेंट होता है वो ब्रिटेन ही मतलब हैंडल करता है। मतलब जिन जो भी वहाँ पे सिस्टम होता है ये अंडर कंट्रोल किसके होते हैं? ये 13 कॉलोनीज ये ब्रिटेन के अंडर होते हैं। अब जो इसमें ये है कि कब से स्टार्ट हुआ अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अगर आपको वहाँ पे आएगा अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर आपको जानना होगा तो वो 1765 टू 1783 से होता है। लेकिन जो अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार होता है, मतलब जो असल में जब ये लड़ाई होती है शुरू कब होती है? ये होती है 1775 से लेके 1738 तक, मतलब ये 8 साल तक चलती है आपकी जो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन की लड़ाई, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जो ये 13 कॉलोनीज होते हैं ये मतलब कहाँ से होते हैं। जो आप यहाँ देख सकते हो मैप में, जो फर्स्ट कॉलोनी जो ब्रिटेन एस्टेब्लिश करता है कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में, उसका नाम होता है वर्जिना। जो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। आपको 13 कॉलोनीज याद नहीं रखनी है, आपको बस फर्स्ट एंड लास्ट याद रखनी है। जो फर्स्ट होती है वर्जिना, कब होती है एस्टेब्लिश? 1607 में होती है एस्टेब्लिश। नॉर्थ अमेरिका में कौन एस्टेब्लिश करता है? ग्रेट ब्रिटेन। और जो लास्ट कॉलोनी होती है मतलब 13 कॉलोनी होती है जॉर्जिया, 1732 में ये एस्टेब्लिश होती है नॉर्थ अमेरिका में। अब आप समझो कि कॉलोनी क्या होती है। मैंने आपको पहले ही थोड़ी सी एग्जांपल दी थी, क्या पता किसी को पता ना समझ ना आया होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ए बॉडी ऑफ पीपल हु सेटल फार फ्रॉम होम बट मेंटेन टाइज विद देयर होमलैंड। मतलब अगर हम अगर कोई बेटा अपने घर से निकलता है, कहीं दूर जाता है बसने के लिए, लेकिन जो उसका मतलब जो रिलेशन होती है, जो मतलब इसका खर्चा वर्चा वगैरह होता है, वो इसका अपना घर ही चलाता है। मतलब ये अपने घर की मतलब अपने घर के अंडर होता है, ठीक है। अपने घर का ही मानना पड़ता है इसको, ठीक है। मतलब जो इसका कंट्रोलर कौन होता है? अपना घर ही होता है, चाहे कहीं भी जाए लेकिन कंट्रोल इसका कौन करेगा? अपना घर। ये होती है कॉलोनी। वैसे ही ये 13 कॉलोनीज होती है मतलब एक बेटे की तरफ, और जो इनको कंट्रोल करता है वो होता है ब्रिटेन। वो होते हैं मतलब जो बेटे का बाप होता है ब्रिटेन एक बाप की तरफ होता है यहाँ, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। अब जो क्या है, अब हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ भी लेना, मैं आपको यही आप डिस्कस करूँगा, ठीक है। अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार जो होता है ये 1775 से लेके 1783 तक चलता है, ठीक है। किस किस के बीच में होता है अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वार? ये होता है 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका वर्सेस ब्रिटेन। जो 13 कॉलोनीज को सपोर्ट करता है इस वार में उनको बोलते हैं पेट्रोइटिस, मतलब देशभक्त, जो मतलब अपनी आज़ादी के लिए जान देने के लिए भी तैयार है, कुर्बानी देने के लिए वो रेडी है, ठीक है। ये होते हैं पेट्रोइट का मतलब। और जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन को सपोर्ट करता है वो होते हैं रॉयलिस्टिस, मतलब अमीर लोग, ठीक है।
इसमें जो विनर्स होते हैं इस अमेरिकन रिवोल्यूशन में वो कौन होता है, वो 13 कॉलोनीज एट फाइनली मतलब वो जीत जाते हैं ये रिवोल्यूशन, ठीक है। कौन जीते हैं, जीत जाते हैं 13 कॉलोनीज वाले। और जब ये 13 कॉलोनीज जीते हैं तो फिर यूएसए हमारा, जो उससे पहले यूएसए नहीं था तो एक नया देश आ जाता है इस दुनिया में, उसी का नाम होता है यूएसए, जो आपका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब जो काजेज है कि अमेरिकन रिवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ, क्या ज़रूरत थी, मतलब किन वजूहात से ये रिवोल्यूशन स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। पहला जो काज है वो है डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन किन का, 13 कॉलोनीज़ का था, वो बहुत ही ख़राब था। क्योंकि इन 13 कॉलोनीज़ की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं थी गवर्नमेंट में। मतलब जो रूल करता था वो ब्रिटेन करता था, मतलब इनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं थी गवर्नमेंट में। मतलब ये किसके अंडर टोटली थे, मतलब ब्रिटेन, मतलब जो ब्रिटेन की मर्जी थी वो ब्रिटेन कर सकता इन 13 कॉलोनीज़ के साथ। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी ख़राब था। तो यहाँ पर मैं आपको आप पूरी यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा, मैं आपको बस मेन बताऊँगा जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब फ़ायदा है, ठीक है। तो सेकंड जो कारण है वो है ट्रेड। जो 13 कॉलोनीज के दरमियान जो ट्रेड होता था, मतलब वहाँ पे शुगर मतलब ज़्यादा था, टी वगैरह ज़्यादा था, तो इनको मतलब ये ट्रेड करते थे आपस में कंट्रीज़ के साथ, लेकिन इनको कुछ बेनिफिट ही नहीं मिलता था। क्योंकि ये किसके अंडर थे, ये तो ब्रिटेन के अंडर थे ये 13 कॉलोनीज़ को। इसका मतलब ये हुआ कि जो नो बेनिफिट फॉर कॉलोनीज़, मतलब इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था ट्रेड करने से। तो इनका मतलब इनका कुछ फ़ायदा ही नहीं था। ट्रेड चाहे बेनिफिट हो कुछ भी हो, लेकिन वो किनको क्रेडिट जाता था, पूरा वो ब्रिटेन को जाता था, इन 13 कॉलोनीज को कुछ भी नहीं। अब जो रूल ऑफ राइटर्स क्या रूल करते हैं इसमें, ये असल में कौन होते हैं, ये 13 कॉलोनीज के ही कुछ लोग होते हैं, राइटर्स एंड फिलासफर, जो मतलब कुछ मैगजीन्स बुक्स पब्लिश करते हैं मार्केट में, ताकि लोग पढ़ सके कि हमारे साथ क्या किया जाता है। तो एक होता है थॉमस पेनी, वो एक पैम्फलेट लिखता है कॉमन सेंस में। वहाँ पर जब वो लोग पढ़ते हैं 13 कॉलोनीज़ वाले, इनको थोड़ा समझ आता है कि हाँ भाई हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमें इसके मतलब बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब जो मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ वो है 7 ईयर्स ऑफ वार, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पहले आपको ये पता चल गया कि अमेरिका पे कंट्रोल किसका था, ब्रिटेन का था। मतलब 13 कॉलोनीज का कंट्रोल ब्रिटेन पे था। नहीं, मतलब हम जो 13 कॉलोनीज किसके अंडर कंट्रोल थे, ब्रिटेन की। 13 कॉलोनीज के मतलब साथ क्या था, नो टैक्सेशन। ये क्या बोल रहे थे जो 13 कॉलोनीज वाले थे, ये बोल रहे थे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये 13 कॉलोनीज का स्लोगन था। मतलब हम तब तक टैक्स नहीं भरेंगे जब तक हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, कहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में। क्योंकि इनकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन में। ये बस एक कुत्ते की तरह थे, मतलब जो उनको हुक्म दिया जाता था इनको वो करना पड़ता था 13 कॉलोनीज वाले को, ठीक है। अब जो ये 7 ईयर्स ऑफ वार है, इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी, मतलब प्रैक्टिकली, मतलब पूरे कंट्रीज इसमें लड़ रहे थे आपस में। इस वार को वर्ल्ड वार ज़ीरो भी हम कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वार ज़ीरो भी इसका नाम दिया जाता है। ये किसके बीच में हुआ, ये वर्ल्ड 7 ईयर्स ऑफ वार, ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस। ब्रिटेन के सपोर्ट में उस टाइम इन 13 कॉलोनीज उस टाइम किसको सपोर्ट करते थे, ब्रिटेन को। क्योंकि उस टाइम इनके अंदर ये, क्योंकि किस कब की बात है, 1756 की बात है। मतलब अभी स्टार्टिंग पॉइंट था किसका, रिवोल्यूशन का। अभी ये मतलब ब्रिटेन के अगेंस्ट नहीं थे 13 कॉलोनीज वाले, इस टाइम में ब्रिटेन को ही सपोर्ट करते थे। और जो अगेंस्ट कंट्री थी ब्रिटेन को, वो थी फ्रांस। फ्रांस को किस कंट्री ने सपोर्ट किया, रशिया ने। मतलब दोनों कंट्रीज़ का नुकसान बहुत हो जाता है इस 7 ईयर्स ऑफ वार में। दोनों कंट्रीज़ का कमर टूट जाता है, मतलब कुछ भी नहीं बच जाता है। पूरा का पूरा जो होता है सब डिस्ट्रॉय होता है इस रिवोल्यूशन में दोनों कंट्रीज़ का। लेकिन हाँ, ये तो मतलब कॉमन सी बात है, कोई ना कोई विनर रहता है, चाहे कोई भी रिवोल्यूशन हो, एक ना एक कंट्री तो जीत जाती है। तो इसी मतलब जो जीत जाता है वो होती है ब्रिटेन। ब्रिटेन कंट्री जीत जाती है इस अमेरिकन ये जो 7 ईयर्स ऑफ वार होती है, ब्रिटेन जीत जाता है इस वार में। लेकिन जो इसका नुकसान होता है मनी का, वो बहुत हो जाता है। क्योंकि ब्रिटेन उस टाइम उतना अमीर नहीं था, उसके पास उतने पैसे नहीं थे। ये एक बैंक करप्ट कंट्री बन जाती है इस वार के बाद, क्योंकि इसका जो सारा मनी है लॉस होता है। अब इसको क्या करना पड़ता है, अब इसको जो सारा मनी है ये वापस वापस भी लाना होगा, किसको, ब्रिटेन को। जो उसका नुकसान हो गया इस वार में, वो अभी वापस कैसे लाएगा, ठीक है। ये वापस इसको कैसे लगा, ये इसके बाद जब 7 ईयर्स का वार ख़त्म होता है 1756 से लेकर 1763 तक, इसके बाद ये कुछ रिप्रेसिव एक्ट्स
1 ईयर बाई ईयर पास करेगा, जिसकी वजह से इसको जो इनकम है वो वापस आ जाएगी। ये एक्ट किन किन पे लागू करेगा? 13 कॉलोनीज वाले पे। 13 कॉलोनी जो अमेरिका में है उन पे ये एक्ट्स लगाए गए, ठीक है। तो पहला जो है वो है शुगर एक्ट। शुगर अमेरिका में बहुत था उस टाइम, बट अब जो सारा शुगर है वो ब्रिटेन जाएगा जब ये एक्ट पास होता है। इससे पहले मतलब जो ब्रिटेन वाले शुगर किसी भी देश में मतलब ट्रेड कर सकते थे अपना शुगर, कहीं पे भी मतलब किसी भी कंट्री को भी दे सकते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन जब ये शुगर एक्ट पास हुआ, अभी इसको गूगल पे कर लेना है शुगर एक्ट कब हुआ, अभी मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब लेकिन जब से ये शुगर एक्ट मतलब शुरू हुआ, एक्ट पास हुआ, तो अब जो सारा शुगर है वो किस कंट्री में जाएगा? ब्रिटेन कंट्री में। जो सारा शुगर है ब्रिटेन कंट्री में जाएगा, मतलब अब इसको ट्रेड में कोई भी फ़ायदा नहीं होगा 13 कॉलोनीज को। अब जो सेकंड एक्ट उन्होंने पास किया वो है स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प का आप मतलब समझ सकते हो, वो है थापा लगाना। 13 कॉलोनीज कुछ भी अगर मतलब पब्लिश 13 कॉलोनीज में अगर में कुछ भी पब्लिश हो रहा है, न्यूज़पेपर, बुक, पैम्पलेट्स, मैगजीन, उस पर ब्रिटिश क्या करेगा? अपना एक थापा स्टैम्प लगाएगा, जिस जिस मतलब जिसके लिए अमेरिका को पैसे देने पड़ेंगे। मतलब अगर उन न्यूज़पेपर्स पे, बुक्स पे ब्रिटेन वाले अपना स्टैम्प लगाएंगे, उसके लिए भी अमेरिका को इन 13 कॉलोनीज वाले को पैसा देना पड़ेगा, किनको? ब्रिटेन को। और एक एक्ट आता है वो है टाउनशेड्स एक्ट 1767 में। मतलब जितने भी एसेंशियल गुड्स है, ऑयल, टी, मतलब जो होती है एसेंशियल गुड्स, उन पे ये एक एक्ट पास करते हैं। मतलब वो जो भी एसेंशियल गुड्स है वो अब कहाँ जाएंगे? सिर्फ ब्रिटेन जाएंगे। मतलब जो भी ट्रेड होगा वो अब अमेरिका को किनको देना पड़े, किसकी कंट्री जाएगा? ब्रिटेन। बाकी किसी की कंट्री के भी साथ इनको ट्रेड करना अलाउ नहीं है। 13 कॉलोनीज वाले अब किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अमेरिका का दिमाग ख़राब होने लगा इसके बाद, क्योंकि इतने रिप्रेसिव एक्ट्स आए। अब मतलब अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं, मतलब ये तो टोटली ख़राब हो गए इन एक्ट से। फिर जब क्या होता है फाइनली, जो इमीडिएट काज है इस अमेरिकन रिवॉल्यूशन का वो है बूस्टन टी पार्टी। ये कब होता है? 16 पहले इससे एक पैसे मतलब जो बूस्टन टी पार्टी है, इससे पहले एक बूस्टन मसकर होता है। वो होता है आपका 5 मार्च 1770। क्योंकि जब इतने रिप्रेसिव एक्ट्स पास होते हैं तो फिर ये 13 कॉलेज वाले एक प्रोटेस्ट करते हैं बूस्टन में। एक जगह मतलब बूस्टन एक जगह है अमेरिका में, ठीक है। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था 13 कॉलोनीज का। उसी प्रोटेस्ट में ब्रिटेन 5 लोगों को मार देते हैं। ये 5 लोग किनके होते हैं? 13 कॉलोनीज के 5 लोग होते हैं। ब्रिटेन इनको मार देता है। इसके बाद तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। अब ब्रिटेन को रियलाइज़ होता है कि अब अमेरिका जो ये 13 कॉलोनीज वाले हैं अब ये बहुत गुस्से में है। अब इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा, वरना मतलब हम इनके अंडर मतलब इनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मतलब गेम खेलता है वहाँ पे जो ब्रिटेन होता है। ये क्या काम करता है? ये जो इसने मतलब इससे पहले एक्ट्स पास किए थे, शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, टाउन शेड्स, जितने भी एक्ट्स मतलब इन्होंने लागू किए थे 13 कॉलेज पे, सब के सब बंद कर दिए एकदम। बस एक ही एक्ट एक ही एक्ट मतलब वो बंद नहीं किया, वो था टी एक्ट। क्योंकि टी के मतलब जो टी था, इसके ज़रिए ब्रिटेन को बहुत फ़ायदा मिल रहा था। मतलब जो इसकी इकनॉमी थी मतलब अच्छी आ रही थी, तो इसलिए इन्होंने टी एक्ट मतलब जो बंद नहीं किया, बाकी जो एक्ट्स थे प्रीवियस वो सब के सब बंद कर दिए। सैमुअल एडम्स बोलता है, अच्छा तो ये बात है, मतलब जो मेन एक्ट है उसको बंद नहीं करोगे? अब हम देखते हैं। तो फिर क्या करता है सैमुअल एडम्स? ये होता है 13 कॉलोनीज का एक मतलब अच्छा फिलासफर होता है। ये एक ग्रुप क्रिएट करता है, सन्स ऑफ लिबर्टी ग्रुप, जो मतलब आज़ादी के लिए लड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब ब्रिटेन ने जो ये टी एक्ट है ये मतलब कंटिन्यू रखा, इसको बंद नहीं किया। तो एक इवेंट होता है फिर इस बोस्टन में। एक दिन क्या होता है, ये कब की बात है? 16 दिसंबर 1773 की बात है। जो ये ब्रिटेन वाले हैं ये मतलब बोस्टन में, मैंने आपको पहले बोला बोस्टन एक जगह है अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। ये ब्रिटेन वाले वहाँ अपने शिप को अनलोड कर रहे थे। किसका अनलोड कर रहे थे? टी का, जो मतलब वो 13 कॉलेज में निकल रहा था, मतलब जो इनके पास टी थी। ये अपने शिप में इसको अनलोड कर रहे थे। जब भी सन्स ऑफ लिबर्टी वाले ग्रुप ने देखा कि जो हमारी टी है ये ब्रिटेन वाले अपने नेशन ले जा रहे हैं, तो ये सब के सब उस शिप में चढ़ गए और उस शिप को नुकसान किया। जिन मतलब पूरी की पूरी टी समंदर में फेंक दी। वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, कुछ ज़ख्मी हो गए। तो मतलब वहाँ पे
हालात बहुत ख़राब हुई। तो इसी का नाम फिर दिया गया बूस्टन टी पार्टी, जो कब होता है 16 दिसंबर 1773। जो सैमुअल एडम्स का ग्रुप होता है सन्स ऑफ लिबर्टी, वही उस शिप में चढ़ते हैं। और जो ब्रिटेन, जो 13 कॉलोनीज वाले, जो ब्रिटेन मतलब टी ले जा रहे थे शिप में, अनलोड कर रहे थे उस टाइम ब्रिटेन वाले शिप में। अब कहाँ मतलब ले जा रहे थे वो इस टी को, ब्रिटेन में। तो इस टी को फिर फेंक दिया जाता है, उसी को बोलते हैं बूस्टन टी पार्टी। इसके इमीडिएट बाद ही अब ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन को बहुत गुस्सा आता है। ये सोचते हैं कि हमने तो बस इनके पास अब एक ही एक्ट लागू रखा था, अब ये इतना भी मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने एक इंटॉलरेबल एक्ट पास किया 1774 में। इसके बाद ही 1 ईयर जो भी मतलब अब प्रोटेस्ट करेगा उसको जेल में बंद करो, सिंपल। सारी पब्लिक मीटिंग्स बंद करो। ये अब कौन बोलता है, ब्रिटेन बोलता है 13 कॉलोनीज़ को। लेकिन अब अमेरिका रुकने वाला नहीं था, क्योंकि अब इसको सब समझ आ रहा था कि ये ब्रिटेन वाले क्या चाहते हैं, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो अब मतलब ऐसा है कि सिचुएशन जब किसी को पता चलता है कि फिर वो चाहे उसको जान भी क्यों ना देनी पड़ेगी, वो जान देने के लिए भी तैयार होता है, ठीक है। तो फिर एक मीटिंग होती है, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की मीटिंग होती है, किनकी, इन 13 कॉलोनीज़ में एक मीटिंग होती है 1774 में। ये इस टाइम मतलब आज़ादी नहीं चाहते हैं ब्रिटेन से, ये बस उस टाइम ये चाहते हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन दो ब्रिटेन की गवर्नमेंट में। मतलब हम भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेंगे, हम भी कुछ जॉब करेंगे वहाँ, लेकिन इनको वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश इनको क्या बोलता है वापस में, चलो भोंको, आप तो कुत्ते हो, मतलब कुत्ते जो है वो भौंकते रहते हैं, कि हमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कुछ भी करो, ये ब्रिटेन वाले बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड मीटिंग होती है इस कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, जो कौन करते हैं, ये 13 कॉलोनीज़ वाले, 1775 में। इस टाइम ये बोल रहे हैं कि अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हमें आज़ादी चाहिए। क्योंकि पहले इन्होंने बोला था कि हमें बस रिप्रेजेंटेशन दो, लेकिन ब्रिटेन ने वो भी नहीं दिया। अब ये ज़्यादा ही कुछ मांगने लगे। अब 13 कॉलेज वाले डायरेक्ट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, किसके, मतलब वही बात, इंडिपेंडेंस फ्राम ब्रिटेन, ठीक है। तो इसी के बाद ही जो आपका अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वार जो है स्टार्ट होता है 1775 के बाद। 1776 से लेके 1783 तक आपका अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वार स्टार्ट होता है। अब असली लड़ाई शुरू होती है यहाँ, किसके बीच, ब्रिटेन वर्सेस 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका। जो कॉलोनीज किन के थे, ये होती है असल में रेजिडेंट्स ऑफ ब्रिटेन। ये होती है असल में जो कॉलोनीज होती है, ये होते हैं रेजिडेंट्स ऑफ ब्रिटेन, जो अब कहाँ बसते थे, नॉर्थ अमेरिका में। तो ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी कहाँ, अमेरिका में, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला। तो एक अमेरिकन इंडिपेंडेंस ड्राफ्ट, मतलब आज़ादी से पहले ही 13 कॉलोनीज वाले अपना ड्राफ्ट, मतलब इंडिपेंडेंस का ड्राफ्ट एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब ड्राफ्ट करते हैं। इसको कौन लिखता है इस ड्राफ्ट को, जॉफरसन इस ड्राफ्ट को लिखते हैं कि मतलब अब हम आज़ाद हैं। मतलब आज़ादी से पहले ही, मतलब इनका इतना भरोसा था अब इनको कि अब हमें आज़ादी मिलनी ही है, ठीक है। दो बैटल्स होते हैं जो मतलब टर्निंग पॉइंट रहती है पूरी की पूरी हिस्ट्री में। वो होता है आपका वो होता है आपका बैटल ऑफ सारागोटा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वो होता है बैटल ऑफ सारागोटा। ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। बैटल ऑफ साराटोगा। और होता है आपका बैटल ऑफ यॉर्कटाउन, बैटल ऑफ यॉर्कटाउन, ठीक है। यॉर्कटाउन, आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है विकीपीडिया से, बाकी डीप में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये दो बैटल जो है, ये दोनों कौन जीत जाते हैं, अमेरिका। 13 कॉलोनीज वाले ये दोनों बैटल जीत जाते हैं। एक बात आपको याद रखनी होगी यहाँ पे, कि जो अमेरिका है, इनको कौन लास्ट में सपोर्ट करता है, मतलब वार जीतने में, फ्रांस जो कंट्री होती है। क्योंकि फ्रांस को बदला लेना है किसका, ब्रिटेन का। क्योंकि जब 7 ईयर्स ऑफ वार, मैंने आपको पहले ही बोला, वो होता है किसके बीच, ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस। अब फ्रांस ने बोला कि ये मौका है कि बदला लेने किसका, ब्रिटेन का। और फ्रांस की एक लालच होती है कि जब ये अमेरिका जीतेगा तो हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा। हाँ, वो जो फ्रांस है ये मतलब बहुत सामान प्रोवाइड करती है अमेरिका को, वारफेयर मनी मैनेज देते हैं, सपोर्ट करते हैं फुली। लेकिन अमेरिका लास्ट में इसको कुछ नहीं देता है, लेकिन ये सपोर्ट करता है। अमेरिका को कौन सपोर्ट करता है, अमेरिका रिवोल्यूशन में फ्रांस कंट्री करती है और स्पेन भी करती है, ठीक है। अब जो है दो बैटल्स मैंने आपको बोले, ये दोनों कौन जीत जाता है, अमेरिका जीत जाता है, ठीक है। सो फाइनली फिर क्या, अब
ब्रिटेन को रियलाइज़ हुआ कि मतलब अब जो अमेरिका है अब ये पीछे हटने वाला में से नहीं है, अब ये मतलब आज़ादी लेगा ही। तो फाइनली एक नेगोशिएशन होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सली, जो पेरिस में होती है। कब होती है? 3 सितंबर 1783 में होती है आपकी जो ये ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। इसमें क्या होता है, अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस, अमेरिका को आज़ादी मिलती है और ब्रिटेन खुद ये मतलब एक्सेप्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है यूएसए को, कि अब जो न्यू नेशन है वो उसका नाम दिया जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो पहले आपको जो मतलब यूएसए पहले क्या था, 13 कॉलोनीज थी। तो अब आपको समझ आएगा 13 कॉलोनीज से कैसे आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे बन जाता है, ठीक है। अब थोड़ी सी कुछ सिग्निफिकेंस भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो पहली जो सिग्निफिकेंस सिंपल है, अमेरिका आज़ादी मतलब लेता है किससे? ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी से लेता है। तो फिर ये जो 13 अमेरिका क्या बन जाता है आपका? यूएसए। और जो सेकंड सिग्निफिकेंस है आपकी वो है डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि एज ऑफ रिवोल्यूशन अब स्टार्ट हो जाता है यहाँ से अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद। क्योंकि अब जब कहते हैं ना कि जब कोई कुछ काम करता है तो फिर बहुत सारे लोग वो काम करते हैं, मतलब जब कोई कुछ करता है तो फिर हमें लालच होती है कि अब हम भी वो काम करें, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। जब फ्रांस वालों ने सोचा जब अमेरिका मतलब आज़ाद हुआ इस ग्रेट ब्रिटेन से, तो हाँ हमें हमें भी आज़ादी अब मिल सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है, 1798 में आयरलैंड का रिवोल्यूशन होता है। अब मैं आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन भी पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह सून। तो जो थर्ड सिग्निफिकेंस है वो क्या है? अमेरिकन प्रूव्ड हाउ मनी कैन बिकेम वन फ्रॉम 13 to 1। इन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि हम बहुत सारे से कैसे एक मतलब यूनाइट, हम मतलब सिंपल में हम कैसे यूनाइट बन सकते हैं, कि हम कैसे बहुत सारों से एक बन सकते हैं। जैसे कि ये पहले 13 थी, लास्ट में एक ही बन जाता है यूएसए, पहले आपके 13 कॉलोनीज थे, ठीक है। तो एक और सिग्निफिकेंस है, जो फर्स्ट रिटन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वो किसको मिलती है? वो अमेरिका को मिलती है। किसके बाद? अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद। तो यहाँ पे मैं आपको मैं बताऊंगा कि अमेरिका आपका जो ये कैसे डिस्कवर हुआ, ठीक है। कैसे ये डिस्कवर हुआ, देखो ये आप समझो कि ये वर्ल्ड मैप है। ये पूरा आपका यहाँ पे वर्ल्ड मैप है, ठीक है। ये आपका पूरा वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे आपका है यूएसए, मतलब यहाँ पे है आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे है आपका इंडिया सपोज़, और यहाँ पे है आपका ब्रिटेन सपोज़। नहीं, ये मैप के हिसाब से है, लेकिन अब पूरा मैप में नहीं बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका ब्रिटेन। कौन है? ये है आपका ब्रिटेन। जो आपने सुना होगा वास्को डी गामा का नाम, जो 1498 में कहाँ कौन सा रूट डिस्कवर करते हैं? सी रूट करते हैं, कहाँ से लेके जो इंडिया जाते हैं 1498 में। तो फिर कोलंबस को भी बोला गया था, स्पेन वालों ने, स्पेन ने कोलंबस को भी बोला था कि आप भी अब कहाँ जाओ? इंडिया। उसको भी इंडिया जाना होता था, लेकिन वो क्या करता है, उसका जो जीपीएस है वो ख़राब होता है, उसको यहाँ से जाना होता है, उसको भी इंडिया जाना होता है, लेकिन उसका जो जीपीएस है वो रॉन्ग डायरेक्शन दिखा। उस टाइम तो मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। फिर वो क्या करता है, उसको वो यहाँ से लेके यहाँ से जाता है और वो अमेरिका पहुँचता है। तो फिर इसीलिए हम कहते हैं कि कोलंबस इज़ द फाउंडर ऑफ अमेरिका, ठीक है। लेकिन उसको भी इंडिया जाना, इसीलिए आप कहीं पे देखोगे अमेरिका में जो टर्म होती है रेड इंडियंस, इसलिए इनको रेड इंडियंस बोला जाता है, क्योंकि वो गलत जगह से वहाँ पहुँचता है। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस थोड़ा सा बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।